अच्छा, आज वाला सेशन ओवरऑल मार्केटिंग मॉड्यूल डिस्कस करने के बाद, ऑन पेज ऑफ पेज डिस्कस करने के बाद फाइनली ऑन पेज की बारी आ गई है। ऑन पेज के तमाम जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करने हैं आज हमने, कि कौन से ऑन पेज फैक्टर है जिसको आपने माइंड में रखना है किसी भी वेबसाइट का ऑडिट करते वक्त या उसकी मैनुअली एसईओ स्टार्ट करते वक्त। आपको कुछ चीज़ें आपने माइंड में लाजमी रखनी है, जिसको मीट करेंगे तो आपको गूगल रैंकिंग मिल सकती है। अदरवाइज़ कंपेटर अच्छे हैं तो फिर आपको मुश्किल लगा, कंपेटर बहुत कम है या नॉन के बराबर है, फिर आपको रैंकिंग फिर भी मिल जाएगी, आप ऑन पेज में थोड़ा बहुत कमी बेची रह जाए तो आज वाला सेशन जो है कंटेंट राइटर्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उनको पता लगेगा कि वेबसाइट पे रैंक करवाने के लिए किस टाइप का कंटेंट लिखना ज़रूरी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी तो बेहतर होगा काम। तो ऑन पेज में सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एक्चुअल में बहुत लंबा टॉपिक है खुद इटसेल्फ। इसको कवर करेंगे कि एक तकरीबन 40 से 45 मिनट का एक सेशन होगा सिर्फ कीवर्ड रिसर्च, कौन कौन से टूल से करनी है, कैसे कैसे करनी है, उसकी कीवर्ड इंटेंशन किस तरह निकालनी है, फिर प्राइमरी कौन सा बनेगा, सेकेंडरी कौन सा बनेगा, उसके एलएसआई कौन से हो सकते हैं। तो वो एक अलग से पूरा सेशन होगा कीवर्ड रिसर्च का। तो ऑन पेज में सबसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कोई भी पेज आपने डिसाइड करना है तो उसकी कीवर्ड रिसर्च लाजमी है, उसके ऊपर कंटेंट किस टाइप का आएगा, कंटेंट से आपके फिर यूआरएल बनेगा। क्योंकि अक्सर हम ब्लॉग पब्लिश करते हैं, आपने देखा होगा, यूआरएल रीड करना सिखाया था ना लास्ट सेशन में, यूआरएल रीड कर लेते हैं आप। कोई भी आर्टिकल जब पब्लिश करते हैं ना, सबसे पहले आर्टिकल बनता है, जब वो पब्लिश होता है तो उसके आर्टिकल टाइटल के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, उससे फिर वो यूआरएल बनता है। इसलिए कीवर्ड रिसर्च होगी तो आर्टिकल लिखा जाएगा, आर्टिकल लिखा जाएगा, जब पब्लिश होगा तो यूआरएल बनेगा। उसको मैनुअली शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, वो भी बताऊंगा आपको। लॉन्ग कितना फ़ायदेमंद होता है या शॉर्ट कितना फ़ायदेमंद होता है, कौन से ज़्यादा अच्छा है बनाना। तो ऑन पेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद है एक पेज के लिए आपने वन प्राइमरी कीवर्ड फॉर इंडिविजुअल पेज। एक पेज के लिए एक प्राइमरी कीवर्ड सेट होगा। वो कंसेप्ट याद है आपको, कैनिबलाइजेशन वाला, कि आप एक ही कीवर्ड को डिफरेंट पेजेस पर टारगेट नहीं कर सकते। तो टर्म्स बताने का मकसद यही था कि सारी चीज़ें बाद में आप खुद इंटर रिलेट करो। अगर आपको सारी समझ आ गई होगी तो आप जैसे जैसे हम डीप एसईओ स्टडी करेंगे, आपको खुद ही इंटर रिलेट आप करते जाओगे कि हाँ ये चीज़ उस तरह थी तो ये रिलेट नहीं करनी चाहिए, या रिलेट इस तरह हो रही है, जो भी चीज़ है। तो वन प्राइमरी कीवर्ड फॉर एन इंडिविजुअल पेज। उसके आगे सेकेंडरी कीवर्ड ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेज बना हुआ है फेशियल ट्रीटमेंट्स का, तो उस पर हम सिर्फ एक ही कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं जो कि प्राइमरी कीवर्ड है फेशियल ट्रीटमेंट्स के नाम से। उसके अंदर आप सब कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं कि फेशियल ट्रीटमेंट्स की टाइप्स बता सकते हैं, उसके फ़ायदे वगैरह बता सकते हैं, उसमें FAQs ऐड कर सकते हैं ताकि लोग सर्च करें तो आपका पेज जो है FAQs में आए। तो एक पेज पे एट द सेम टाइम एक प्राइमरी कीवर्ड आपने टारगेट करना है। ये नहीं कि आपने उसी पे, अगर आप ऐसी जिम है जो पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रही है, डांसिंग भी सिखाती है, कराटे भी सिखाती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि एक ही पेज पे तीनों को टारगेट कर दें या दो पेजेस पे एक कीवर्ड को टारगेट कर दें। तो इसलिए एक पेज पे सिर्फ एक ही प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। ये बेसिक्स हैं ऑन पेज करते वक्त आपने सबसे पहले चीज़ देखनी है। आपने ऑडिट भी कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि एक पेज पे बना हुआ है एक वेबसाइट पर, तो उस पर कितने कीवर्ड टारगेट हुए हुए हैं, रेलिवेंट हो सकते हैं, वो सेकेंडरी में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेटजी है किसी कंपनी की जिसमें दो तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स डाले हैं, एक जिम का है और एक स्पा का है, उन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है तो वो उनकी मिस्टेक हो सकती है ना, क्योंकि अगर वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कोई एसईओ करने वाला बंदा होगा, मैंने ट्रैफिक लेनी है एक ही पेज पे, क्योंकि एक कीवर्ड के सेकेंडरी कीवर्ड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जब दो प्राइमरी कर देंगे तो उसके सेकेंडरी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक ही पेज पे एक आर्टिकल पढ़ता हुआ लोग मिक्सअप हो जाती चीज़ें, जिम के बारे में पढ़ रहा है अचानक से स्पा के बारे में आ जाएगा, इट डजंट मेक सेंस। इसलिए एक पेज पे एक प्राइमरी कीवर्ड, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं किसी वेबसाइट का तो भी आपने देखना है, अगर आप खुद आर्टिकल बना के उसको पब्लिश कर रहे हैं तो भी आपने देखना है। तो तीसरा पॉइंट यही है कि डोंट असाइन प्राइमरी कीवर्ड टू अनदर पेज। ये कुछ पॉइंट्स मैं खुद इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप याद रखें, बाद में तकरीबन 30 पॉइंट्स है जो डिस्कस करने हैं हमने ऑन पेज के अंदर ही, तो इसलिए साथ नोट कर दें ताकि आपका एक नोटबुक बन जाए आपके खुद ही।
क्योंकि ज़्यादातर न्यूबीज़ हैं यहाँ पे, तो उनके लिए टफ़ हो जाता है बाद में चीज़ें इंटरलेट करना और याद रखना। जब लिखेंगे तो उसको रिव्यू करेंगे, आपको आसानी हो जाती है। एक पेज के लिए एक कीवर्ड, और उस कीवर्ड को कोशिश करें कि दूसरे पेज को असाइन ना करें, वहाँ पे एज ए प्राइमरी कीवर्ड टारगेट ना करें। तो उसकी डिफरेंट चीज़ें हो सकती है कि आप उसी कीवर्ड को किसी और यूआरएल में ऐड ना करने दो, या उसके बारे में डिटेल किसी और पर ना लिखो। अगर आपने लिखना भी है तो कैनोनिकल टैग वहाँ पे आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसईओ में इंटरलेट होती रहती हैं एक दूसरे से। अब आप ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी कीवर्ड अगर हमने एक पेज पे टारगेट कर लिया, दूसरा पेज बनाने नहीं, तो कैनोनिकल का क्या फ़ायदा फिर। तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि 2 पेजेस बन सकते हैं जहाँ पे एक ही कीवर्ड टारगेट किया हो, लेकिन आपको वो फिर अथॉरिटी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है थ्रू कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग याद है ना, उसका मतलब ये है अथॉरिटी ट्रांसफ़र करना किसी और पेजेस को। फॉर एग्जाम्पल एक पेज हमारा बना हुआ है, उसमें प्राइमरी कीवर्ड हमने टारगेट किया हुआ है, फर्स्ट पेज पे आ गया हुआ है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए एक और पेज बना देते हैं, या कोई भी आर्टिकल उसके रिलेटेड लिख देते हैं। हो सकता है टू द पॉइंट ना हो, लेकिन थोड़ा सा रिलेट कर रहा हो, तो आप उसकी अथॉरिटी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कैसे कि आप उस पेज पे इस यूआरएल को लगाएंगे एज ए कैनोनिकल टैग। ठीक हो गया। उसके बाद है चूज़ रिलेटेड कीवर्ड्स। ऑन पेज करते वक्त आपने देखना है कि अगर एक प्राइमरी कीवर्ड पे आप पेज बना रहे हो, उसके यूआरएल में ऐड कर रहे हो, तो उसी के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हुई हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने बताया था जिम के रिलेटेड आप लिख ले हो ना, तो आप जिम के वर्कआउट के बारे में, उसकी फिटनेस किस तरह करनी चाहिए, उसका सेशन कितने टाइम के होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो लिखनी है। अचानक ये नहीं कि जिम का लिखते हुए अचानक से आप स्पा के बारे में बातें करना शुरू कर दो, स्पा ट्रीटमेंट देना शुरू कर दो। रिलेट करने को कुछ भी रिलेट हो सकता है। रिलेट करने को आप बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें आपस में रिलेट कर सकते हो। क्यों कि ये भी फिटनेस एंड वेलनेस के रिलेटेड है। जिम और स्पा आप तो यही समझोगे ना, एक ही फील्ड बनती है तकरीबन, हेल्थ रिलेटेड है, तो मैं इसको रिलेट कर देता हूँ। बातों बातों में आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा। हाँ, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस नहीं बनती। आप उसके लिए बेहतर है कि दूसरा पेज बना लो। इसलिए एक आर्टिकल लिखते वक्त एक पेज के लिए प्राइमरी कीवर्ड, देन उसी के रिलेटेड कीवर्ड होने चाहिए। वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं और एलआईसी भी हो सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है प्राइमरी कीवर्ड को टाइटल में लिखना। प्राइमरी कीवर्ड हमेशा कोशिश करें कि आपके टाइटल में आए, क्योंकि जब गूगल क्रॉल करता है तो सबसे पहले टाइटल रिलेट कर रहा होता है आपके यूआरएल से। फिर आप उसकी जब हेडिंग टैग बना रहे होते हैं या रिलेटेड कीवर्ड लिख रहे होते हैं, उसका मतलब ये है कि मेन टाइटल ये है। आपका जिस तरह टॉपिक आज हमारे सेशन का टॉपिक था एन अल्टीमेट लिस्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ, तो सारी चीज़ें मैं उसी के रिलेटेड बात करूँगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि सारी ऑन पेज की चीज़ें बातें की जाएँ, गूगल एड को डिस्कस ना किया जाए, ईमेल मार्केटिंग इसमें डिस्कस ना किया जाए, ताकि न्यूबीज़ के लिए ज़्यादा मसला होता है फिर उसको चीज़ें समझने में। इसलिए प्राइमरी कीवर्ड को टाइटल में रखें, उससे ये कि अथॉरिटी जनरेट होती है, आपका यूआरएल भी सही रेलिवेंट हो जाता है। और जब गूगल क्रॉल करता है तो टाइटल से ही वो आपकी सेंस लेता है कि क्या हिसाब, क्योंकि टाइटल ही ख़ास तौर पे आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आता है। जब आप कोई भी सर्च करते हो, अगर आप उसकी ऑन पेज एसईओ मैनुअली नहीं भी सेट करते किसी भी प्लगइन के थ्रू, फॉर एग्जांपल योस्ट है या ऑल इन वन एसईओ है, तो गूगल ऑटोमेटिक ही सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपको टाइटल उठाएगा, खुद ही वो उसको फैच करेगा। तो वहाँ पे रिजल्ट पेजेस में, गूगल के रिजल्ट पेजेस में ये टाइटल ही शो होगा आपका। और इसके बाद रैप प्राइमरी कीवर्ड इन H1। कंटेंट राइटर्स अक्सर H1 का यूज़ करते हैं, देन H2, H1 से H6 तक चीज़ें होती हैं। तो आपको जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको H1 बनाएं। प्राइमरी कीवर्ड आपके टाइटल में आ गया, टाइटल को आपने H1 कर देना, क्योंकि HTML फॉर्म में H1 प्रेफर्ड करता है। जब गूगल क्रॉल करता है तो वो सबसे पहले H1 पे जाता है, फिर H2 पे, H3 पे, इस तरह से चीज़ें क्रॉल होती हैं। तो आपने खुद हायरार्की जब बना के दे दी, मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी ये चीज़ है, तो वो इसी को क्रॉल करेगा। प्राइमरी कीवर्ड को आपने H1 करना है, उसके बाद जो दूसरी सब हेडिंग होगी उसको H2 हायरार्की वाइज आना है। अब ये नहीं कि H1 के फ़ौरन बाद आपने H4 कर दिया, उसके नीचे आपने H2 कर दिया, तो ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखनी है। वो तो एक यूज़र के लिए भी अजीब सी लगती है कि सबसे ऊपर वाली हेडिंग उसने बहुत
बोल्ड करके लिखी उसके नीचे बिल्कुल छोटी सी उसके नीचे फिर बोल्ड कर दिया, रीडेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करने के हायरार्की वाइज चलें। टाइटल को H1 कर दिया, उसके बाद नीचे आते जाए तो H2 H3 H4 से बैटिंग ऐड करते जाएं। टाइटल को H1 होता है हमेशा, ऑटोमेटिक भी हो जाता है, लेकिन सम टाइम अगर आपका थीम इस तरह का है जो उसको नहीं करता तो आपको खुद करना पड़ेगा। अजीम भाई, अगर एक नेट को 1000 वर्ड्स का ब्लॉग है तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी कि कितनी H2 हो, कितनी H3 हो, कितनी H4 हो? वो कोई स्ट्रेटजी नहीं। अगर आपका कंटेंट 5000 वर्ड्स का है तो आपको मैक्सिमम H टैग्स देने पड़ेंगे, H टैग्स देने पड़ेंगे जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट ही 500 वर्ड्स का है तो उसमें हेडिंग्स ही 5 हैं, तो आप H6 तक अगर सबको एक एक भी देते H6 तक आप फिर भी नहीं पहुँचते। H1 तो एक दफ़ा आना चाहिए, H1 एक दफ़ा आना चाहिए, H2 मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। कोशिश करें कि 2 to 3 टाइम्स हो ताकि सब में डिवाइड हो जाए, H3 भी हो जाए, H4 भी हो जाए। H1 हमेशा एक आता है। इसके बाद एक पॉइंट है, यहाँ पे जगह कम है, टिश्यू पकड़ा दो मुझे, ठीक है। वो खुद ही आप लिख लें, राइट कंटेंट एज डिटेल्ड एज यू कैन। आप एक टॉपिक के बारे में जितनी मैक्सिमम डिटेल खुद दे सकते हैं दें। समटाइम कुछ तरह के इस तरह के टॉपिक होते हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन फिर एक लिमिटाइज करना पड़ेगा आपको कंटेंट, उसकी हेडिंग्स बना के या फिर उसके सब टॉपिक्स बना के। जिस तरह SEO है उसमें ऑन पेज डिफरेंट हो जाती है, ऑफ पेज डिफरेंट हो जाती है, ऑफ पेज में देन लिंक बिल्डिंग डिफरेंट हो जाती है, फॉरम पोस्टिंग अलग हो जाती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट इतना लेंथी है कि आपको मेरे को लिखने बैठो तो मेरे तो 15 से 20 हज़ार वर्ड्स बन जाएंगे, तो देन उसको आप स्प्लिट कर लें डिफरेंट टॉपिक्स में। और टॉपिक डिपेंड करता है कि लोग उसको सर्च करते हैं कि नहीं। मुझे पता है कि SEO के रिलेटेड लोग ऑन पेज को डिफरेंट सर्च करते हैं, ऑफ पेज को डिफरेंट सर्च करते हैं। उसके जो अंदर ये टेक्निकल चीज़ें हैं, H1 टैग्स के बारे में, कैनोनिकल टैग क्या होता है, आपके ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, आपने URL किस तरह डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि लोग डिफरेंट तरीके से भी सर्च करते हैं, इसलिए मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो आप जिस निश मार्केट पे लिख रहे हैं ओबियसली आपको उसका नॉलेज होगा। जब नॉलेज होगा तो आपको इतना पता होगा लोग किस तरह सर्च कर सकते हैं इसको। इसलिए राइट पेज कंटेंट एज डिटेल एज यू कैन। उसके बाद है राइट ओरिजिनल कंटेंट। ये तो नॉर्मली आपको राइटर्स को पता ही है कि प्लेजिज्म फ्री होना चाहिए। राइट ओरिजिनल कंटेंट, अच्छा इसमें एक पॉइंट है जो अक्सर मुझसे SEO एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि इसने रीफ्रेज किया हुआ है, कंटेंट इससे रिलेट कर रहा है। इस कंपनी में नहीं, मेरे 9 साल के करियर में क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया। अक्सर SEO एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राइटर ने ये कंटेंट लिख के दिया है लेकिन ये इससे रिलेट कर रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। उसका आंसर मैं आज डिटेल्स देना चाहता हूँ। एक टॉपिक है, उसको डिफरेंट तरीके से बयान करने में कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि टॉपिक एक चीज़ है, उसको अगर आपने किसी को समझाना है तो डिफरेंट वर्ड्स में बता सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। कंटेंट रीफ्रेज हो कोई मसला नहीं है। किसी को कंटेंट को देख के आप उसको अंडरस्टैंड करके अपने लफ्ज़ों में बयान करते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ माइंड में रखने वाली है। कुछ लाइंस ऐसे भी होती हैं, अगर आपको प्लेजिज्म शो करें ना तो कुछ लाइंस उनमें ऐसी होती हैं जो मोस्टली कंटेंट्स में होती हैं, जो हाँ, न्यूट्रल होती हैं, कुछ चीज़ें न्यूट्रल, हाँ, आ रहा होता है। तो ये चीज़ माइंड में रखने वाली है कि हाँ उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, उसके सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं और रिफ्रेश भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस ये कि कंटेंट 100% सेम ना हो, सेंटेंसेस सेम ना बने हों, बस ये चीज़ माइंड में रखने वाली है। अगर आप, क्योंकि कोई भी राइटर खुद से वो चीज़ को नहीं लिख सकता जब तक वो रिसर्च ना करे। जब रिसर्च करेगा तो ओबियसली आपके माइंड में जो आइडियाज़ आप पढ़ोगे उसी के बारे में लिखोगे ना। एक चीज़ आपको पता ही नहीं है तो लिखोगे कैसे? तो रिफ्रेश करने में कोई मसला नहीं है। बस ये कोशिश करें कि वर्ड्स सेंटेंसेस सेम ना हो, सिनोनिम यूज़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। टूल भी यूज़ होते हैं ये कंटेंट जनरेट करने के लिए। कंटेंट जनरेट करें उसमें सेंस नहीं बनती। जब आप रीड करोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। कंटेंट बिल्कुल ही पैसिवाइज हो जाता है, चीज़ें रिलेट नहीं कर रही होती, सेंटेंस एरर्स आ रही होती हैं, ख़ास तौर पे ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो रिफ्रेश करने वाला का फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं वो मिस कर जाता है आपकी चीज़ें। लेकिन जो कंटेंट राइटिंग सेंस रखते हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
हाँ वो करके उसको थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन टाइम उसमें फिर भी लग जाएगा आपको, ज़्यादा टाइम लगेगा। बजाय ये कि आप एक कंटेंट ढूंढा है, देन उसको आप स्पिन कर रहे हो, देन उसको फिर पूरे को प्रूफ रीड करोगे, लेकिन उसमें प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। प्लेजरिज्म उसमें 80% तक प्लेजरिज्म होता है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्यों खुद लिख, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो खुद लिखें, अगर इंग्लिश नहीं अच्छी तो इस काम में ट्राई ना करें। कंटेंट राइटर हमने लिखे हुए उनसे लिखवाएं। अपने ब्लॉग के लिए आप अगर स्ट्रेटजी सीखना चाह रहे हैं फिर भी कंटेंट राइटर हायर करें। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि यूज़ इजी वर्ड्स। आप ये कह दें कि मैं वोकेबलरी मुश्किल इंग्लिश लिखूं, ज़्यादा उस चीज़ को वोकेबलरी ऐड करने के चक्कर में कंटेंट को ज़्यादा यूज़र तक पहुँचाएँ वो तो वो कह के क्या इंग्लिश लिखी हुई है, इस तरह की तारीफ बटोरने के लिए आपने ये सेंस नहीं देनी। आपने कोशिश करना है यूज़ इजी वर्ड्स, क्योंकि अक्सर आप जिनका एक्सपीरियंस है, आप सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे ना, आसान वर्ड्स का सर्च वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि आप मुश्किल वर्ड यूज़ ही ना करें, उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं वो आपको बता रहा हूँ। वोकेबलरी आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो यूज़ इजी वर्ड्स, क्योंकि इजी वर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लोग जो जिस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं ना, वो हमेशा इजी वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जिसने एसईओ सीखनी है ना, वो पहले एसईओ लिखेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कम ही लिखते हैं, बाद में वो देखते हैं एसईओ का मतलब क्या होता है। तो आपको जो ज़्यादा ट्रैफिक आती है वो इजी वर्ड्स के थ्रू ही आती है। और प्राइमरी कीवर्ड की कीवर्ड डेंसिटी है। कीवर्ड डेंसिटी का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इसमें डिफरेंट राय है, वो इस तरह के, अगर आपका टॉपिक इस तरह का है जिसको फॉर एग्जांपल आप जिम के बारे में लिख रहे हो, जिम के बारे में लिखते हो, जिम का लफ्ज़ आपको रिपीट करना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर आप वर्कआउट को डिफ़ाइन कर रहे हो, उसके फ़ायदे क्या हैं, आपको वर्कआउट सिनोनिम ऐड करके भी या टू द पॉइंट वही लफ्ज़ लिख के आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। तो कीवर्ड डेंसिटी आपके टॉपिक के लिहाज से होती है। यह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0.5% हो, 1% हो, 2% हो, 4% हो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आपके टॉपिक पे रिलेट करता है कि आपका टॉपिक किस टाइप का है। अगर आपका टॉपिक की ख़ास तौर पे कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे जिम नियर मी है, ये एक ऐसा टफ कीवर्ड है जिसको आप बार बार ऐड नहीं कर सकते, आपको ज़बरदस्ती ही कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, सेंस भी कम ही बनती है, तो उसकी कीवर्ड डेंसिटी बहुत कम होगी। फिटनेस क्लासेस एक कीवर्ड है, ये जेनेरिक कीवर्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको रिपीट हो जाएगा, हेडिंग में हो जाएगा, हैशटैग्स में हो जाएगा, आपके LSI में भी हो जाएगा। तो इसलिए कीवर्ड डेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। आर्टिकल पब्लिश करते हैं तब तो वो रिक्वायर करता है कीवर्ड डेंसिटी, कितने वर्ड्स का आर्टिकल उसका आ सके। परसेंटेज बता रहा हूँ ना आपको, 0.5%, 1000 वर्ड में 0.5% कितना होगा, उस चीज़ें आपने खुद देखनी है। ओवरलैप ही ना करें, बार बार आप उसको ज़बरदस्ती ना करो, बार बार घूम के एक चीज़ पे ना आ जाएं, और इतना कम भी ना हो कि उसका टॉपिक क्लियर ना हो। अगर आपने करना है उसमें कीवर्ड वेरिएशंस कर सकते हैं, उसमें आप उसके सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी का सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी का LSI जा सकते हैं, तो वो डिफरेंट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सीधा होकर बैठो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं। और वही बात आगे रिलेटेड कीवर्ड्स, चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें देखकर भी आपके माइंड में बैठ सकती हैं, आप याद कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो सुन के माइंड में बैठा लेते हैं, उनको लर्निंग पावर अच्छी होती सुनने के हिसाब से लिसनिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ लोग देख के मेमोराइज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने का ये फ़ायदा है। रिलेटेड कीवर्ड्स का मतलब क्या है, सेकेंडरी और LSI। जिस तरह पहले बात हो रही है जिम के बारे में लिख रहे हैं तो स्पा ट्रीटमेंट्स की तरफ मत जाएँ, उसी की वोकैबुलरी यूज़ करें, उसी निश मार्केट के आसपास चीज़ों को घुमाएं। LSI और वेरिएशन तकरीबन सेम चीज़ है। वेरिएशन में आप थोड़े से लेंथी कर देते हो। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्राइमरी कीवर्ड है, इसकी आप वेरिएशंस करेंगे तो जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से
सॉफ्टवेयर टू मैनेज योर जिम, इस तरह हो सकता है। तो उसकी डिफरेंट वेरिएशन हो सकती हैं। अगर 3 वर्ड्स का है तो उसकी उतनी ज़्यादा वेरिएशन होगी, अगर 4 वर्ड्स का है तो उसकी उतनी ज़्यादा वेरिएशन होंगी। 2 वर्ड का है तो वो मैक्सिमम दो ही बन सकते हैं, एक लफ्ज़ को आगे कर दे पीछे कर दें। मैंने खुद पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि एक डिटेल के साथ बताना है मैंने, एक हायरार्की वाइज, ताकि समझने वाले को भी आसानी हो जाए। आजकल आपने अक्सर न्यूज़ वेबसाइट्स पे एक चीज़ देखी होगी, या फिर काफ़ी अच्छी वेबसाइट जो होती हैं लर्निंग वेबसाइट्स, जहाँ पे आपके ऐसी रिलेटेड ख़ास तौर पे चीज़ें आ रही हैं, या कोई भी निश मार्केट आप लोग जिस मर्ज़ी फील्ड में हो, हम तो ऐसी फील्ड में जब हम आर्टिकल रीड करते हैं तो हमें उस चीज़ रिलेटेड आ रही होती हैं। तो आपका कंटेंट जो है, राइट कंटेंट दैट इज़ स्कैनेबल। स्कैनेबल का क्या मतलब है? एक ही व्यू में आप सारी चीज़ देख सकें कि अगर मैं एक आर्टिकल पढ़ने लगा हूँ, 5000 वर्ड्स का पेज है, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट स्लो है, बफरिंग टाइम ले रही है, या फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। 5000 वर्ड्स का मतलब ये है कि आप लगातार स्क्रॉल डाउन करोगे, 30 सेकंड या मिनिमम लग जाते हैं। अगर उसमें अच्छा कंटेंट ऐड किया हुआ है विद फ़ोटोज़ और वीडियोज़, 30 सेकंड आपके कहीं भी नहीं गए। राइट कंटेंट दैट मस्ट बी स्कैनेबल का मतलब ये है कि आप उसकी हेडिंग्स बना दो। आप उसका, जिस तरह बुक लेते हैं हम, किताब लेते हैं, तो उसके पहले बने होते हैं फहरिस्त कि इस बुक के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है आजकल। इससे ये है कि आपकी, अगर आपने अच्छा आर्टिकल लिखा है तो आपको यकीन होगा कि मैं पहले टेबल ऑफ कंटेंट बना देता हूँ। लोग जब उसके टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे तो जो नहीं पढ़ना चाह रहा होगा ना, उसको पता लग जाएगा इस आर्टिकल के अंदर मैंने क्या क्या लिखा, तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर आपने क्लिक बेट करना है तो फिर आप इस तरफ नहीं जाओगे खुद ही कि आपने टाइटल भी ऐसी है ना, ब्लॉगिंग अगर आप उनको अपना आर्टिकल डालते हो, आपके आर्टिकल को ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट बना देते हैं। हाँ, वो प्लगइन्स हैं, उसमें आपने सिंपल आपने हेडिंग्स मांगे खुद से आपसे कि आपने कौन कौन सी हेडिंग्स बनानी है। मेन टॉपिक्स आपको पूछ लेता है। जो एच टैग्स होते हैं समटाइम वो भी फैच कर लेता है कि आपने जो H2 लगाए हुए हैं वो उसी तरतीब से दे देगा। H3 जो बनाए होंगे वो आपके फॉर एग्जांपल ये H1 आ जाएगा, यहाँ पे मेन, उसके नीचे H2 आ जाएंगे। अगर आपने इसके अंदर हेडिंग्स दी हैं तो वो H3 आ जाएगी। अगर आपने H2 दिए हुए तो वो इस तरतीब से आते जाएंगे। ये लाइन का डिफरेंस देख रहे हैं, इस तरह आते जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट इस तरह का हो, अगर लेंथी है तो कोशिश करें कि उसकी हेडिंग्स बना लें, टेबल ऑफ कंटेंट बना लें, ताकि पढ़ने वाले को आइडिया हो जाए। ख़ास तौर पर ऐसी फील्ड में जब आप देखते हैं ना आर्टिकल लिखे हुए, तो वो एक ही टॉपिक पर कम से कम 7000 वर्ड्स का होता है, 5000 वर्ड्स का भी होता है। तो उसको पूरा रीड करने में भी आपको स्क्रॉल डाउन करते पढ़ते, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप बड़ी तेज़ी से भी रीड कर रहे हैं, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको 10 मिनट लग जाते हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है। तो उसका ये टेबल ऑफ कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे ये चीज़ आती है तो मैं पढ़ लूँ, नहीं आती तो मैं ना पढ़ूँ। और ओबियसली जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं उनको अपने आर्टिकल पर इतना भरोसा होता है कि लोग, हमने रिसर्च इतना अच्छा किया हुआ है कि लोग टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे तो ना पढ़ने वाला ही पढ़ लेगा। और इसके बाद यही है एक हेडिंग के अपना जो कंटेंट है उसके अंदर एच टैग्स मैक्सिमम यूज़ करें। कोशिश करें कि आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि आप उसमें, वैसे एच टैग्स 6 होते हैं, H1 से लेके H6 तक, तो उसमें मैक्सिमम एच टैग्स यूज़ करें। जो भी आपकी हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, आप उसको, आसान सा तरीका है, उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। और वर्ड में भी ईजी है, ऊपर बना होता है H1 H2 का दिया होता है, वो कर लेना है। वर्डप्रेस में भी आसान है, बाकी सारी वेबसाइट्स में आपको मैनुअली भी लगाना पड़ता है। हाँ, प्राइमरी कीवर्ड का भी अक्सर इसमें एक लोगों का डिफरेंट राय है। यूज़ प्राइमरी कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक, वो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा ज़्यादा अच्छा रैंक होगा। मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन किए तो वहाँ पे हर कंटेंट अपने हिसाब से लिख रहा होता है, या पुराने मैनेजर्स के हिसाब से, या जो भी है। तो इसमें लोग डिफरेंट राय देते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि पहले पैराग्राफ में ना लगो, ओवरलैप हो जाता है, प्राइमरी कीवर्ड यूज़ ना करो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आप प्राइमरी कीवर्ड को फर्स्ट 150 वर्ड्स के अंदर कवर करते हैं ना, क्योंकि मिनिमम 150 वर्ड्स का आपका
पैराग्राफ हो जाता है मैक्सिमम, जो आप 50 वर्ड्स का भी कर सकते हैं पैराग्राफ, वो मसला नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 150 वर्ड्स का होता है। तो उसके अंदर आपका अगर आर्टिकल के अंदर आप अपना प्राइमरी कीवर्ड एडजस्ट कर लेते हो तो H1 प्राइमरी कीवर्ड, देन लास्ट में भी कहीं एडजस्ट कर देते हो, उसकी वेरिएशंस करके कर देते हो, तो वो एक ज़्यादा अच्छी सेंस बनाता है। गूगल बॉट्स भी समझ जाते हैं इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। और पढ़ने वाला रीडर नॉर्मली बिहेवियर यही होता है कि आप पहला पैराग्राफ पढ़ के डिसाइड करते हो कि मैंने आगे पढ़ना है कि नहीं। सर अगर टाइटल यानी कि H1 में अगर हमने प्राइमरी कीवर्ड लगा दिया है तो उसका पहले पैरा में भी हम लगा दें तो पहले पैराग्राफ में लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको कोई चीज़ दिखाता हूँ, कुछ ऐसा पेज, क्योंकि हमारे पास जो भी वेबसाइट है उसकी सबकी ऑन पेज हुई है। जिस पेज की ऑन पेज नहीं होती ना, वो मेटा टाइटल आपका H1 उठाता है और मेटा डिस्क्रिप्शन वो आपका हमेशा पहला पैराग्राफ उठाता है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर वो आपका पहला पैराग्राफ उठाता है, या फिर आपका बेस्ट कॉपी जो होती है, जो ग्रामेटिकल एरर फ्री होती है, वो उठाता है। तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन यही है कि आपका वो पहला पैराग्राफ उठाता है, उसकी पहली 1.5 लाइन उठाता है, या उसी में से अगर आपने कोई, समटाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट सर्च करने पे उसी पेज पे सर्च इन रिजल्ट पेजेस में डिफरेंट कंटेंट आपका मेटा डिस्क्रिप्शन शो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेज पे एक टॉपिक जिम के रिलेटेड है, आपने उसमें फिटनेस वर्कआउट के बारे में लिख दिया। जब आप जिम के बारे में सर्च करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन वो आपका वो हिस्सा उठाएगा जिसके अंदर आपका जिम का लफ्ज़ आ रहा होगा। जब आप फिटनेस वर्कआउट लिखोगे, अगर आपने उस पेज के ऊपर लिखा हुआ है ना, तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपका फिटनेस वर्कआउट वाला ऑप्शन उठाएगा और उसको बोल्ड भी कर देगा। ये चीज़ आपने खुद जाकर ऑब्जर्व करनी है। कोई भी क्यूरी लगा के गूगल पे चेक करना है और आपने देखना है कि वो जो भी कीवर्ड आपने सर्च किया होगा ना, वो मेटा टाइटल में आ रहा होगा। अगर वहाँ पे नहीं आ रहा तो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में लाजमी वो उसने बोल्ड करके आपको दिखाया होगा। गूगल बिहेवियर चेक करते रहा कर, अगर गूगल को डोमिनेट करना है ना, तो गूगल बिहेवियर समझना बड़ा ज़रूरी है। तो गूगल को यूज़ करना सबसे पहले आना चाहिए, गूगल क्रोम को ख़ास तौर पे। इस तरह यही मैंने बता दिया। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में कोशिश करें ज़्यादातर कि इस्तेमाल कर लें अपने कीवर्ड को, क्योंकि दरमियान में आपकी हेडिंग्स आपने ओबियसली एलिबरेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। फ़ायदा में बेनिफिट्स आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो बेनिफिट में लफ्ज़ चेंज हो सकते हैं। जिम के बेनिफिट्स आपको क्या हो सकता है, आप हेल्थ के बारे में नीचे कीवर्ड्स आ जाएंगे, आपके डिफरेंट कीवर्ड कवर करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश ये करें फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में कीवर्ड को लाजमी लगाएं। विद इन कंटेंट भी लगा सकते हैं बॉडी में, वो भी अच्छी बात है। और इसके अलावा एक और भी है, डोमेन नेम। डोमेन नेम मेंशन कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा प्रमोशनल हो जाता है, तो वो गेस्ट पोस्टिंग पब्लिश करवाने में थोड़ा मसला हो सकता है। अगर आप ओबियसली पे कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए या न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए, प्रेस रिलीज़ के लिए, तो अपना डोमेन नेम देना बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी कि पहले कीवर्ड से दूसरे कीवर्ड के दरमियान 150 वर्ड्स का डिस्टेंस होना चाहिए। जब आप कीवर्ड्स ऑब्वियसली लगा लें तो आप कोशिश करेंगे ना कि एक पैराग्राफ में समटाइम डिफरेंस दो पैराग्राफ का भी हो जाता है, 150 वर्ड्स का ना हो, लेकिन वो बस डिपेंड करता है कि कीवर्ड डेंसिटी की अगर ज़्यादा है तो आपके 150 वर्ड्स के से पहले भी आपका आ सकता है। अगर कीवर्ड डेंसिटी कम है तो हो सकता है 500 वर्ड्स के बाद उसकी बारी है। तो सारी चीज़ें आपको कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। आपको खुद अगर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी किस चीज़ का नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, कीवर्ड इस तरह का है कि इसमें कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, मैं उसको 50 वर्ड्स के बाद भी रिपीट कर सकता हूँ, जेनेरिकली हो जाएगा या खुद लगा सकता हूँ, वो चीज़ें आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद है ऑन पेज करते वक्त आपने कोशिश यही करनी है कि ऐड इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का मतलब ये कि वेबसाइट के एक पेज से किसी दूसरे पेज को लिंक देना, उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक लिख रहे हैं ख़ास तौर पे, या कोई आर्टिकल है या कोई ऐसी सर्विस है, आपने फेशियल ट्रीटमेंट्स के फॉर एग्जाम्पल अलग पेजेस बनाए हुए हैं, फेशियल ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि फेशियल ट्रीटमेंट पे जो बंदा आया हो वैसे वो कंटेंट रीड कर रहा है, तो मैंने ये डिफरेंट टाइप्स के फेशियल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, वो ये भी विज़िट कर ले, हो सकता है वहाँ पे वो कन्वर्जन हो जाए मेरी। इस तरह मैं आपको करके बताता हूँ। इसका हेडर भी बफर नहीं हो रहा।
जिस तरह ये एक पेज बनाया हुआ हमने सर्विस मेन्यू के हिसाब से, हमें पता है कि हम जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इस पेज पे हमने लिखी हुई हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अलग से अगर आपका पेज बना हुआ है तो कोशिश करें उसका लिंक दे दें। देख रहे हैं नीचे लिंक शो हो रहा है। उससे ये होता है अगर आपका बंदा आपका कैटलॉग देख रहा है, आपका मेन्यू देख रहा है, आपका रेस्टोरेंट है या आपका स्पा है या आपकी जिम सर्विस जो भी है, अगर आपका वो उस कैटलॉग वाले पेज पे या मेन्यू वाले पेज पे पहुंच गया ना, तो कोशिश यही होगी उसकी कि वो उसकी इंडिविजुअल कोई चीज़ इंटरेस्ट शो कर रहा है तो उस पेज पे ले जाके उसको वहाँ पे कन्वर्ट कर लिया जाए। हाँ, जिस तरह यहाँ पे एक ट्रीटमेंट डिफरेंट दिया हुआ है तो उसका लिंक दिया हुआ है, इसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। आप इसको हेडिंग के थ्रू भी दे सकते हैं, फ़ोटोज़ पे क्लिकेबल भी बना सकते हैं, जिस तरह ये फ़ोटो क्लिकेबल है, कंटेंट भी क्लिकेबल है, और सम टाइम आप टेक्स्ट के अंदर भी हाइपरलिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक करना पता है ना आपको, रेलिवेंट कीवर्ड को, ये मसाई टेक्निक्स फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो हमने कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसा पेज बनाया हुआ है या कुछ ऐसा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है जो इस चीज़ को एलेबोरेट करता है, तो उसका लिंक दे सकते हैं। इस तरह ये होता है कि आपका ड्वेल टाइम इंक्रीज़ होता है, बाउंस रेशो कम होती है। आपको टर्म बताने का यही मकसद था कि आपको चीज़ें ऑन द टाइम सारी समझ आना शुरू हो जाएं। ड्वेल टाइम का आइडिया था, ड्वेल टाइम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, बाउंस रेट कम होना चाहिए। तो ये करने से आपका बाउंस रेट कम हो जाएगा, ड्वेल टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। अजीम भाई, अगर एक वेबसाइट का हम ऑन पेज कंटेंट डालते हैं तो उसको अगर हमने कंटेंट अपडेट करना तो कितने ड्यूरेशन के बाद हम उसका कंटेंट अपडेट हमें करना चाहिए? हाँ, कंटेंट रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसी कॉपी लिख दी जो आपकी तरफ से बहुत अच्छी रिसर्च की हुई थी, 6 महीने बाद ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी जो ब्लॉग्स होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं उसमें कोई अपग्रेडेशन आ गई, कोई चेंजेस आ गई, तो आप उसको कवर नहीं करोगे तो उससे अच्छा आर्टिकल कोई और लिख चुका होगा तब तक। तो आप यही कहो कि मैंने 6 महीने पहले लिखा था तो मेरे इसी ट्रैफिक आए, मुझे इसी पेज पे ट्रैफिक आए और यही रैंक करता रहता है। गूगल तो हमेशा अच्छा कंटेंट उठाता है जो लेटेस्ट होगा, ज़्यादा चीज़ें बयान की हुई होंगी और लेटेस्ट चीज़ें बयान की हुई होंगी। गूगल का AI यही चीज़ें असेस कर रहा होता सारा दिन, तो उसको रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है। आपके वो कितना टाइम, आपने ये पूछा कितना टाइम होना चाहिए, इस पर डिपेंड करता है आपकी निश मार्केट क्या है। जिस तरह टेक रिलेटेड है उसमें अगर आपकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चेंजेस आपकी निश मार्केट रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको उतना जल्दी करना पड़ेगा। महीने बाद इस तरह करके। हाँ, जैसा कोई नई चीज़ आई अगर मार्केट में, अगर आपकी बिज़नेस वेबसाइट है, मैं आपको टू द पॉइंट जवाब देता हूँ, अगर आपकी बिज़नेस वेबसाइट है, आप सेम सर्विसेज बार बार ऑफर कर रहे हो, आपका मेन्यू इंक्रीज़ नहीं हो रहा, आपका ट्रेनर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, आपका थेरेपिस्ट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो कोशिश करें कि 6 महीने में एक दफ़ा लाजमी अपडेट हो, मिनिमम 6 महीने। उससे आप चाहें तो उसको 3 महीने बाद भी अपडेट कर सकते हैं, महीने बाद अगर आपका कैटलॉग चेंज हो रहा है, फ़ोटोज़ अपडेट कर दें, तो वो आपको डिपेंड करता है। ई-कॉमर्स स्टोर हो गया, उस पर तो फिर वेरिएशन आती रहती है। ई-कॉमर्स स्टोर में डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, आपका स्टॉक ख़त्म हो रहा होता है, स्टॉक अपडेट हो रहा होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो रही होती हैं, उसके कलर चेंज हो रहे होते हैं। आपके पास प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंट कलर आपके पास ख़त्म हो गया, कोई इंक्रीज़ हो गया, आपके पास पहले 3 कलर थे, अब 2 कलर और अवेलेबल हैं, तो आप उसको तो डेली बेसिस। ई-कॉमर्स का डिफरेंट सिनेरियो है। बिज़नेस वेबसाइट है जिसमें आपकी 6 सर्विसेज 6 ही रहेंगी, आपने इंक्रीज़ नहीं की, पिछले 2 साल से आप वही ऑफ़र कर रहे हो, 10 साल हो गए आपको वही ऑफ़र कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कंटेंट को रिफ्रेश कर लें, थोड़ा सा रिसर्चेबल बना लें, थोड़ा सा उसमें कीवर्ड मैक्सिमम ऐड कर दें यूज़र बिहेवियर के हिसाब से। तो उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है, आपकी निश मैटर करती है आपकी कंटेंट रिफ्रेश करने पे। लेकिन मिनिमम कोई भी आपकी वेबसाइट है उसको 6 महीने तो कम से कम बाद लाजमी चेंज करें। जिस तरह हमारा वेलेक्स है उसको अब चेंज करना है, 2 दफ़ा पहले हो चुकी है, तो अभी दोबारा फिर उसको 6 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले, तो कोशिश यही है कि उसको रिफ़्रेश कर लें, ज़्यादा अच्छा होता है। कंटेंट का ज़्यादा ही करें, कोशिश करें कि कम ना हो, ये भी एक चीज़ है। गूगल की जो अपडेट आई है उस पर तो वो ये नहीं करते कि ऑथेंटिक जो एक्यूरेट है, उन्होंने इस चीज़ में कहना है कि आप टू द पॉइंट लिखें। हाँ, टू द पॉइंट ऑब्वियसली यही है कि अगर आपने उसमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बना दिया है, एलेबोरेट जितना मर्जी कर दें, बात वही आगे निश मार्केट क्या है आपकी। अगर आपकी निश मार्केट इस तरह की जिसमें ज़्यादा डिटेल्ड आपको बताना ही पड़ेगा, फॉर एग्जांपल एसईओ के आपने कुछ ऐसे ब्लॉग्स पढ़े होंगे, आप लिखेंगे ना व्हाट इज़ एसईओ, उसमें जो टॉप रैंक में आ रहा होगा उसका नॉर्मली उस पेज का वर्ड साइज़ तकरीबन 7000 वर्ड्स होगा, 5000 वर्ड्स होगा। अगर आप उसको कम्पीट करना चाहे तो आपको 8000 लिखना पड़ेगा। हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, इसमें कंपेटिटर एनालिसिस आ जाता है। अगर आपकी निश मार्केट आ जाती है, आपका उसमें टारगेट ऑडियंस आ जाती है। तो अगर हम इस तरह कर लें कि अगर लेट्स सपोज उसका 7000 है, हम
3000 कर ले पर उससे बेटर कंटेंट लिख ले, हाँ। गूगल फिर प्रेफर नहीं देगा। हाँ, बेटर कंटेंट हो, उसमें सम टाइम ये होता है कि उसने Strength अगर कम हो जाए, कंटेंट अगर बेटर हो उससे। हाँ, ये सही है। इसके बाद है ऐड एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स का यही है कि आप किसी अथॉरिटी वेबसाइट्स को भी लिंक दें, क्योंकि ज़्यादातर न्यू वेबसाइट्स को कोई अथॉरिटी वेबसाइट लिंक नहीं देती। कोशिश करें कि ख़ुद को अपनी वेबसाइट को उसकी तरफ थोड़ा सा रीडायरेक्ट कर दें। उसमें ये दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा रेलिवेंस मिल जाती है गूगल एआई की नज़र में, कि ये जो कंटेंट इसने लिखा है वो इसी चीज़ को एलेबोरेट कर रहा है जो बड़ी वेबसाइट अथॉरिटी वेबसाइट ने लिखा है। आप तो एक ये बेनिफिट हो गया, आप थोड़ा सा वो हो गया ना, आप थोड़ा सा कंपैरिजन हो गया, किसी एक अच्छे के साथ आपका कंपैरिजन हो जाए ना, तो उसका मतलब ये कि आप भी अच्छे हो। आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक। और दूसरा ये हो सकता है कि आपने एक कंटेंट लिखा और उसी के रिलेटेड किसी और आर्टिकल को भी लिंक दे दिया, उसका डबल फ़ायदा ये होगा, आपके यूज़र को फ़ायदा होगा। अगर वो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है तो उसको भी पढ़ने में आसानी हो जाएगी, उसको दोबारा जाकर गूगल क्वेरी नहीं लगानी पड़ेगी। उसी का रिलेटेड चीज़ें आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई ये चीज़ें मैंने दे दी हैं, इसको रीड कर ले। इसी के बारे में एक और आर्टिकल भी लिखा हुआ है, उसको भी रीड आउट कर लो, ताकि उसको खुद गूगल सर्चिंग ना करनी पड़े। हो सकता है वो कंटेंट बहुत अच्छा हो लेकिन वो रैंकिंग में ना आ रहा हो। सम टाइम इस तरह भी होता है, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उसकी ऑन पेज सही नहीं हुई होती, या उसकी ऑफ पेज एसईओ सही नहीं हुई होती, या उसकी वेबसाइट स्पीड इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो रैंक नहीं कर पाता। लाजमी नहीं कि बहुत अच्छा कंटेंट हो और रैंक भी कर जाए। सिर्फ ऑन साइट करने से, सिर्फ कंटेंट अच्छा लिखने से कुछ नहीं होता। कंटेंट अच्छे तरीके से पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ देखनी है। देन उसकी ऑन पेज एसईओ बहुत ज़रूरी है। फिर आपके टेक्निकल इशू जो वेबसाइट के ऊपर हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन वो इंडेक्स नहीं हुआ पेज, क्या फ़ायदा? तो टेक्निकल इशूज़ में आ गया। राइटर का मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैंने पूरा महीना लगा के रिसर्च की है, लेकिन मेरा आर्टिकल क्यों नहीं रैंक हो रहा? इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लिखा होना ज़रूरी नहीं है कि आपका रैंक भी कर जाए। उसके बाद ऑन पेज एसईओ अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है उसने मेटा टाइटल को अजीब से लगा दिया लिखने वाले ने, इसलिए एसईओ एक्सपर्ट का रोल बड़ा ज़रूरी है। कंटेंट राइटर्स मेहनत करते रहें अपनी, आगे से एसईओ एक्सपर्ट सही तरीके से उसको पब्लिश ही ना कर पाए, या वेबसाइट के इशूज़ हैं वो ना देख पाए, इंडेक्स ही ना करवा पाए, तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए एसईओ एक्सपर्ट्स और कंटेंट राइटर्स का दोनों का सेम लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम कंटेंट अच्छा नहीं भी होता फिर भी रैंक हो जाता है। अक्सर यूट्यूब वीडियोज़ में आपने देखा होगा, वो भी कंटेंट है ना, वीडियो कंटेंट। समटाइम आपने गूगल क्वेरी लगाई, आप जो ढूंढना चाह रहे हो, जब आप पेज विजिट करते हो टॉप पोजीशन टॉप 3, तो आप कहते हो ये तो मैं सर्च नहीं कर रहा, ये कैसे ऊपर आ गया? ठीक है, वो तुम देखते होगे ना, इसलिए आता है बार बार। यूट्यूब का खास तौर पे आपका एल्गोरिथम वो शो करता है जो आप देखते हो, जो आपका इंटरेस्ट है। गूगल भी ऐसी है सर, गूगल भी ऐसी है। इसके बाद ऑन पेज एसईओ करते वक्त ऐड इमेजेस बहुत ज़रूरी है। ये सारी वो चीज़ें जो आप पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए खुद से, तो आपको ऑडिट करने में भी आसानी हो जाएगी किसी भी वेबसाइट की। जब आपके माइंड में चीज़ें होंगी ना, आपने एक्सपीरियंस कर चुके हो, बार बार प्रैक्टिस कर चुके हो, आप कोई भी पेज देखो ना, आपको फ़ौरन से सारी चीज़ें आपके माइंड में आगे करेंगे, और जो चीज़ उस पेज पे नहीं होगी आपके माइंड में सबसे पहले वो आएगी, ये चीज़ इस पे नहीं है। इसलिए ऐड इमेजेस बहुत ज़रूरी है। और इमेज का आल टेक्स्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि वेबसाइट के ऊपर होता है। आल टेक्स्ट वो जब हम अपलोड करते हैं तो एक तो उसका हमने नाम दिया होता है, कोई भी पेज फ़ोटो हमने सेव किया होगा उसको कोई नाम दिया होगा। अगर हम नाम नहीं देते तो सिस्टम में ऑटो सेव हो जाता है 1 2 3 जो भी है नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, जब आप उसको वर्डप्रेस में या किसी भी वेबसाइट में अपडेट करते हो ना, तो उसका जो ओरिजिनल नेम है वो भी एक कॉलम में शो हो जाएगा, और आल टेक्स्ट का एक कॉलम बना होता है, आल टेक्स्ट। उसमें आपने वो चीज़ लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा फ़ोटो है जो जिसमें जिम वर्कआउट की जा रही है या योगा किया जा रहा है, तो उसका आल टैग कोशिश करें वही दें, या अपना प्राइमरी कीवर्ड दें, प्राइमरी दे दें, सेकेंडरी दे दें, LSI दे दें। डिफरेंट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
ये हमारी वेबसाइट है, इसमें डिफरेंट कंटेंट लगा हुआ है। उसको दो तरीके से चेक किया जा सकता है, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करें, और दूसरा है कंट्रोल यू करके आप चेक कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फॉर्म नहीं है। हाँ, ये भी आई थिंक क्लिकेबल है। ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये स्क्रॉल डाउन किस तरह होगा? एक तो इसकी समझ नहीं आ रही सिस्टम की। ये देखें, ये आर्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आर्ट टेक्स्ट है, इवेंट प्रोडक्शन रेंटल। ये आर्ट टेक्स्ट ऐड किया हुआ है फ़ोटो के हिसाब से। स्क्रॉल राइट, इसको कॉपी भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। ये इस पे लगा हुआ था, इवेंट प्रोडक्शन रेंटल। ये आप देख रहे हैं चीज़ इसमें आर्ट के हिसाब से देन इक्वल आ रहा है, देन उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफीज आ रही हैं। तो ये HTML फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये इस तरह ऐड होती है। अब आपको समझ आ गई? ये होता है। अब बैक एंड पे आपने लाजमी इसको लिखना होता है। ये एक्चुअल में हमारा कीवर्ड ही है। तो यही होता है, कीवर्ड लिख दें या फिर उस फोटो के अंदर जो किया जा रहा है उसको लिख दें, ताकि कल को लोग इमेजेस सर्च करते हैं तो वो उसके रिजल्ट में शो हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी एक चीज़ है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि उसमें आल्ट टेक्स्ट ऐड कर दें। अगर आपने इमेज ऐड की है, कोशिश करें कि उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिख दें उस रिलेटेड, जिस चीज़ को आप एक्चुअल में क्लियर करना चाह रहे हैं, या फिर उसका साइज़ कर दें कम, क्योंकि वो वेबसाइट स्पीड लोड में इफेक्टिव होगा। तो उस इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसका आल्ट टेक्स्ट, उसके अलावा आप प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। आपका सिस्टम में कोई भी फ़ोटो पड़ा है, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो एंड पे आखिरी ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज़ का, जहाँ पे आप उसमें ऑथर के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पे आप उसके कमेंट ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले चेंज करें। जब वो आप अपलोड करोगे, आल्ट टेक्स्ट सम टाइम अगर नहीं भी लगा हुआ फिर भी रिसर्च में आ जाएगा। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है ऑन पेज करते हुए ख़ास वक्त। इसके बाद मेन चीज़, URL बनाना मुश्किल नहीं है। URL को फ्रेंडली करना थोड़ा टफ है, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए। राइट फ्रेंडली URL, इसका क्या मतलब है फ्रेंडली URL का? हाँ, कीवर्ड हो, एक ये पॉइंट है, कीवर्ड हो। दूसरा ये कि पढ़ने वालों को समझ आ जाए, इजी टू रीड हो। फ़ोन उठाएं, बंद हो गया। तो राइट फ्रेंडली URL में ये है कि आपका URL आपका कुछ ना कोई मैसेज डिलीवर कर रहा हो
और इजी टू रीड है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के कीवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल abc.com ये वेबसाइट है, स्लैश ये लिखा हुआ है URL abc.com/159ASP। कुछ ऑटो जनरेट होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो अगर आपने इसी को abc.com/fitness-classes, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? ये सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा है। तो इसको आपने खुद ही जनरेट करना है, आपने खुद उसको देखना है कि मैं जो आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ, कोशिश यही होती है कि H1 को ही टाइटल में कर दिया जाए। अब आपका टाइटल हो सकता है 5 से 6 वर्ड्स का हो। फॉर एग्जांपल हमारा हो सकता है कीवर्ड फिटनेस वर्कआउट, लेकिन टाइटल जब हम बनाएंगे सिर्फ फिटनेस वर्कआउट नहीं लिख सकते, तो हम उसके बेनिफिट्स बताएंगे, हाउ बेनिफिशियल फिटनेस वर्कआउट्स आर, पूरा आप लिख सकते हैं इस यहाँ पे। लेकिन ये कि हर वर्ड के दरमियान में हाइफन आएगा एक, आप उसको साथ मैच नहीं कर सकते। या फिर आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ फिटनेस क्लासेस भी लिख सकते हैं या फिटनेस वर्कआउट भी लिख सकते हैं, जिस बारे में एक्चुअली आप लिखना चाह रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, आप उसको शॉर्ट URL बना सकते हैं, लॉन्ग URL बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि शॉर्ट बनाएं, सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड को अपना URL में ऐड कर दें, डोमेन के बाद स्लैश करके आपका प्राइमरी कीवर्ड आ जाए। या फिर समटाइम ये भी होता है कि आप अपना पूरा URL भी उसमें स्टॉप वर्ड्स के अलावा, जिस तरह इज़, इट, उसको पढ़ के समझ आए क्या लिखा हुआ है। हाँ वो भी सही है। और आप ओबियसली ज़्यादा URL अगर आप लंबा कर देंगे, अपना पूरा टाइटल उसमें ऐड कर देंगे हाइफन्स के साथ, वो उसके लिए भी ज़्यादा इजी टू रीड है। लेकिन अगर आप इस तरह छोटा भी लिख देंगे तो फिर भी ठीक है, वो भी समझ के आपको पता लग जाएगा कि URL का मतलब ये है कि इस पेज के ऊपर फिटनेस क्लासेस के बारे में लिखा गया होगा। तो ज़्यादातर लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि अगर इसने टॉपिक ये दिया हुआ है, किसी को URL शेयर करते हैं ना, तो उसको थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि किस टॉपिक पे लिखा होगा, सिर्फ ये चीज़ है तो उसका टाइटल क्या होगा, उसके बारे में उसने बताया क्या होगा। इसलिए थोड़ा सा क्लिक रेट लेने के लिए भी लोग छोटा रखते हैं। अगर लंबा होगा तो उसमें ओबियसली पूरा टाइटल दिया होगा लॉन्ग URL में, तो उसमें आपको टाइटल समझ आ जाएगा। उसने बेनिफिट्स बताया, मैं ठीक है खैर रहने दे, मैं क्लिक नहीं करता, मुझे पहले बेनिफिट्स पता है। तो ये हो सकता है एक सेंस। इसके बाद मैंने आपको टेक्सोनोमी बताई थी, पता है, याद है? नहीं याद की? चलो, जब भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं या कोई भी नया पेज बनाते हैं, तो उसके लिए आपने रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक जिम है जो स्पा सर्विसेज भी दे रही है, जिम रिलेटेड भी दे रही है, तो आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, तो जिम रिलेटेड किया है तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिम। अगर आपने कोई पब्लिश इस तरह का किया है जो स्पा रिलेटेड है, तो आपको वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पे एक दिखाता हूँ, अब ये डिफरेंट टैब्स देख रहे हैं आप, जो भी फेशियल के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उसको अलग टैब में ऐड कर दिया। जब इस पर क्लिक करेंगे तो सारी बायोटिक फेशियल के रिलेटेड आएंगी, ये मसाज के रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, ये स्क्रब्स के रिलेटेड आएंगी, ये मेंस के रिलेटेड आएंगी, ये वैक्सिंग के रिलेटेड आएंगी। इसलिए अपने कंटेंट को रेलिवेंसी के हिसाब से कैटेगराइज करना है आपने। ऑन पेज में ये बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कर सकते एक ही पेज पे सारी चीज़ें मेंशन कर दें, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं, करने को कर दें, लेकिन फिर ये कि एक ही पेज पे आप डिफरेंट कीवर्ड्स लगा के उसको टारगेट कर रहे हो, फिर एक ही पेज पे डिफरेंट कीवर्ड से हाइपरलिंक्स आ रहे हैं, तो वो आपको इतना इफेक्टिव नहीं होता। नेविगेशन बार इसलिए बनाते हैं। हाँ, ब्रेड क्रम्स उसको इसलिए बनाते हैं, नेविगेशन बार जिसको कहते हैं, ताकि वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा नेविगेशन होगी उतना डवेल टाइम इंक्रीज़ होगा, बाउंस रेट कम होगा। और ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपकी ऑर्गेनिकली SEO रैंकिंग के रिलेटेड, सारी चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं आपकी। एक्चुअल में आपका मकसद तो ऑर्गेनिक रिलेटेड है ना, सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा तभी आएगी जब आप ऑर्गेनिकली रैंक करोगे। ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए सारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, ऐड मेटा टाइटल। इसका तो किसी को एम्बिग्यूटी नहीं ना इसमें, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में, ये सबको पता है ना।
मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं, जो भी रिजल्ट शो होता है उसके ऊपर एक टाइटल दिया होता है ब्लू में, उसके नीचे या ग्रीन में और ब्लैक में जो होती है छोटे लफ्ज़ में लिखा होता है वो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आप नहीं लिखेंगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया, वो खुद ही उठा लेता है। आपको जो पेज पे कंटेंट दिया होता है आपके क्यूरी के रिलेटेड उठाता है। हर दफ़ा चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। आपका पहला पैराग्राफ भी उठाया जा सकता है, आपका लास्ट पैराग्राफ भी उठाया जा सकता है। तो कोशिश आप यही करें कि आप खुद मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल ऐड कर दें ताकि CTR अच्छा हो जाए। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, जिसके सामने आएगा। आपने टाइटल बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज मेंशंस की हुई हैं या आपने कुछ इस तरह का कोई अच्छा सा बनाया हुआ है, शुगर वर्ड दिए हुए हैं, लोग उस पर क्लिक करना चाह रहे हैं कि हाँ यार ये कोई अच्छी चीज़ हो सकती है। अक्सर होता है ये कि आप परसेंटेज मेंशन कर दें, नंबर्स मेंशन कर दें, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा आर्टिकल लिखा जो रैंकिंग को इंक्रीज़ करने के बारे में, तो आप उसमें टाइटल, मेटा टाइटल ये एक अच्छा सा ऐड कर सकते हैं। हेयर आर द फैक्टर्स दैट कैन 100% इंक्रीज योर ऑर्गेनिक रैंकिंग। वो एक ज़्यादा अच्छा होगा। आप उसको सिंपल लिखें, ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। बजाय ये कि आप उसको मैनुअली मेटा टाइटल ऐड करें जो गूगल सर्च रिजल्ट पेज में भी शो हो तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप कोशिश करें कि आपने जो कंटेंट लिखा है 5000 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का है, उसमें भी अपना कीवर्ड ऐड करें और उसको बिल्कुल कंसाइज करके 500 वर्ड्स को 1.5 लाइन में लिखना है आपने। क्यों होती सिर्फ 1.5 लाइन ही मेटा डिस्क्रिप्शन। आप जब देखते हैं सम टाइम 2 लाइन्स भी आ रही होती हैं, 3 लाइन्स भी आ रही होती हैं, वो वेरिएशंस के साथ होती हैं, वो वेरिएट कर सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपने खुद मैनुअली लिखनी है जो कि सर्च इन रिजल्ट पेजेस में सबसे क्लिक होने से पहले लोगों को शो होंगी। वो डिसाइड करती हैं कि वो किसने क्लिक करना है कि नहीं करना। क्योंकि ज़्यादा क्लिक करने से पहले टाइटल तो लाजमी पढ़ते हैं, कुछ लोग मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ऐसा ही है, ऑर्गेनिक इंक्रीज़ करना इतना टफ नहीं है मेरे ख्याल में, अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो। ऑर्गेनिकली पोजीशन मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है। आपने रैंक कर दिया, सम टाइम ऐसा होता है कि पहले हफ्ते में ही आपका कोई ना कोई आर्टिकल, इमरान लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, 2 दिन बाद उस पर ट्रैफिक आने लग जाती है। वो ऐसे ही ठीक है, इंडेक्स जल्दी होगी, आपने मैनुअल इंडेक्स करवा दिया, अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, रेलिवेंट है, आपने उसमें बैकलिंक, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी अच्छी, वो जल्दी रैंक कर गया, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गई। क्यों कि CTR अच्छा है। अगर आपका CTR कम हो जाएगा, चाहे वो रैंक भी कर गई, लेकिन CTR लो है, लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। इसके लिए मैं टर्म यूज़ करता हूँ पॉजिटिव CTR, नेगेटिव CTR। लास्ट टाइम मैंने इब्राहिम को डिटेल से बताया था, इसको क्वेश्चन था। तो अगर पॉजिटिव CTR होगा तो आपको सेकंड पेज से फर्स्ट पोजीशन पर ला सकता है। अगर आपका नेगेटिव CTR होगा तो आपको फर्स्ट पोजीशन से 10वें पे भी लेके जा सकता है। और वो CTR किस पे डिपेंड करता है? मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पे। कोई लोगों का टाइटल डिफरेंट होता है, जब क्लिक करते हो डिफरेंट होता है। हाँ, वही शुगर वर्ड्स ऐड किए होते हैं ना, चीज़ उसने इतनी खास नहीं लिखी, लेकिन उसने उसको टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन इतने हैवी लिख दी कि लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव CTR हो रहा है। जब पॉजिटिव CTR होगा तो रैंकिंग आपको कोई नहीं रोक सकता। गूगल AI में कोई मैनुअली बंदा तो बैठा नहीं होगा को नहीं यार ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको खुद पकड़ के नीचे कर दूँ ना। वो गूगल AI आपको मैनुअली रैंकिंग इंक्रीज़ करने देगा, ना ही डिक्रीज़ करने देगा। तो जी भाई अगर शुगर वर्ड्स के साथ टाइटल बना लिया, अंदर वो चीज़ नहीं है तो फिर इसका तो बाउंस रेट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी ऑब्वियसली फिर भी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, फिर भी रैंकिंग ऑब्वियसली नीचे आएगी। लेकिन जब क्लिक हो जाता है ना, थोड़े चांसेस यही होते हैं कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट बंदा वहाँ रुकेगा, क्यों क्लिक करके आया है, तो चांसेस ज़्यादा ये होता है कि CTR इंक्रीज़ हुआ है तो आपके रैंकिंग के इंक्रीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं। पढ़ेगा सही ना कुछ तो देखेगा कि हाँ इसके अंदर है क्या। अगर आपने कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखा हो तो फिर तो वो आपकी किस्मत है, फिर आप पब्लिश ही ना करो। बाउंस रेट जितना बढ़ेगा फिर आपकी रैंकिंग भी नीचे आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं अपने आप से। आप ये नहीं कह सकते CTR बढ़ गया तो मेरी रैंकिंग बढ़ गई। CTR आपने एक चीज़ अकम्पलिश कर ली, बढ़ा लिया, ड्वेल टाइम भी तो बढ़ाना है, बाउंस रेट भी तो कम करना है। फिर उसमें आगे आ जाती है नेविगेशन, आपकी वेबसाइट बंदा नेविगेट भी करे, फिर एंड पे बात आती है आप कन्वर्ट भी हो। तो इस तरह सारी चीज़ें इंटर रिलेट कर रही होती हैं। और स्ट्रक्चर्ड डेटा लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, स्केमा मार्कअप जिसको कहते हैं, या स्ट्रक्चर्ड डेटा, उसके लिए प्लगइन्स यूज़ होते हैं, वो आप इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये पॉइंट आप एक ऐड कर लें अपने नोटबुक में।
ऐड स्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर स्कीमा मार्कअप। उसमें ये होता है कि आपने टेलीफोन दिया है, आपने नंबर दिया हुआ है तो उसको HTML फॉर्म में आपने बताना है कि ये मेरा फ़ोन नंबर है। आपने अपना ईमेल दिया हुआ है तो आपने HTML फॉर्म में उसको बताना है कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आपने अपना पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है तो उसको भी आपने HTML के थ्रू बताना है कि ये मेरा पोस्टल एड्रेस है। अगर आपने अपना रेजिडेंट एड्रेस या ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है तो उसको भी, जिस तरह वो आपने देखा है आर्ट का एक लफ्ज़ लगा हुआ है, इसके पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं, बाद में भी होती हैं, तो इस तरह बताना बहुत ज़रूरी है। उसको एक्चुअल में कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा और स्कीमा मार्कअप। उसका लफ्ज़ी मतलब यही है कि आपने जो चीज़ लगाई अपने पेज पे उसको स्पेसिफिकली आपने मेंशन भी कर दिया कि ये चीज़ मेरी ये है। सम टाइम फ़ोन नंबर लगा होता है वो फिगर्स हैं, गूगल क्या पता है फिगर्स हैं क्या है। जब आप उसको आर टैग लगा देंगे, उसमें स्कीमा क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, भाई ये मेरा फ़ोन नंबर है, तो गूगल AI भी समझ जाता है कि ये फ़ोन नंबर ही है, सिंपल नंबर्स नहीं है। कुछ लोग स्कीमा मार्कअप में रिव्यूज भी ऐड किए देते हैं। हाँ, तो ओबियसली उसको मेंशन किया ये मेरी वीडियो है, ये मेरा फ़ोटो है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा ऑफिस एड्रेस है। रिव्यू तो कोई और देता है ना, तो वो कैसे स्कीमा में ऐड हो जाता है? क्या कह रहे हो? रिव्यूज और वो यानी स्टार उसकी रेटिंग तो उसका भी आप जब आप कंट्रोल यू करेंगे तो उस पर भी आपका ऐड तो हुआ होगा, ये मेरे रिव्यूज़ हैं। इसके बाद है ऐड सोशल शेयरिंग लिंक्स। ये वो सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं देखी हुई हैं, लेकिन आपको उसको टेक्निकली उसका नाम देना, उसको प्रॉपर अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में लिखना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ऑर्गेनिकली मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है। सोशल शेयरिंग लिंक्स से फ़ायदा यही होगा कि एक आर्टिकल आपने बहुत अच्छा लिख दिया। अक्सर आपने अपने फेसबुक या लिंक्डइन पे देखा होगा कि लोगों ने आर्टिकल पब्लिश शेयर किए होते हैं। वो 100% नहीं होता कि वो उसने ही खुद लिखा है। ज़्यादातर तो ये करते हैं कि ट्रैफिक लेने के लिए खुद आर्टिकल, उसकी अपनी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश कर दिया, ट्रैफिक लेने के लिए थोड़ी बहुत अपनी ही आईडी पे पब्लिश उसको शेयर भी कर दिया। लेकिन 100% ये नहीं होता। चांसेस ये भी होते हैं कि लोग भी शेयर करते हैं उसको, और कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हो लोग भी शेयर करते हैं। वो बजाय ये कि एक नॉन टेक्निकल बंदा है उसको URL का पता ही नहीं है, ख़ास तौर पर मोबाइल के ऊपर तो URL बहुत कम श्योर होता है, या उसको पता नहीं लगता कॉपी किस तरह करूँ। सिस्टम पे तो फिर भी इजी है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो URL को बॉदर भी नहीं करते, क्यों हम इस फील्ड से हमें ये बॉदर करना पड़ता है कि URL क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसमें हाइफन होने चाहिए, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, या उसमें जो भी है डबल स्लैश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्टॉपिंग वर्ड्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वो हमें पता है, नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं पता। तो अब वो शेयर करना भी चाह रहा है तो उसको वो सोचेगा मैं इसको किस तरह शेयर करूँ। एक तो ये तरीका है कि URL कॉपी कर ले, सिलेक्ट ऑल करके, मोबाइल पे ख़ास तौर पे सिलेक्ट ऑल करना पड़ता है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो फिर जाके उसको मैनुअली कहीं पेस्ट करे। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आपके हर पेज की साइड पे या लेफ़्ट पे या ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लिंक दिया हो, फेसबुक का, लिंक्डइन का, आप मैक्सिमम यूज़ कर ऐड कर सकते हैं, इंस्टा का दिया हो, जो उस पर क्लिक करे ऑटोमेटिकली उसका वो अपनी आईडी ओपन हो जाए और सिर्फ एक उसको पोस्ट का बटन दबाना हो। वो ज़्यादा ईजी है कि बजाय ये कि उसको URL कॉपी करना पड़े, फिर अपने दूसरी वेबसाइट अपने लॉगिन करने पड़े, या फिर ऐप दोबारा ओपन करनी पड़े, वहाँ पे जाके पेस्ट करना पड़े। लोगों ने कॉलम मार्कअप्स दिए होते हैं, उनमें आप सिलेक्ट करते हो तो नीचे ऑप्शन आ जाता है। हाँ, वो यही है, वो यही है। और ऐड सोशल शेयरिंग, उसमें आप थ्रू ईमेल भी कर सकते हैं, तमाम सोशल मीडिया चैनल्स भी शेयर कर सकते हैं। हम तो ज़्यादातर वैसे तकरीबन 5 से 7 सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट ये यूज़ करते हैं। वैसे 40 से 50 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में यही है। तो लोग कोशिश करते हैं कि नहीं 5-6 का लिंक दे देते ताकि लोग अपनी अच्छा लगे उसको तो वो शेयर भी कर सके और इजीली कर सके। एड सोशल शेयरिंग लिंक्स ये इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आखिरी चीज़ ये है कि अपना कंटेंट खुद लिख के प्रूफ रीड करना है, जो कि अक्सर कंटेंट राइटर्स मिस कर जाते हैं। ये ख़ास तौर पे कंटेंट राइटर्स के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड कर लें। प्रूफ रीड अपने कंटेंट को लाजमी करना है। आपने जहाँ पे 1 घंटा लगा के 1.5 घंटा लगा के रेलिवेंट कंटेंट फाइंड किया, देन उसको रीड किया, उसको अंडरस्टैंड किया, देन उसको रिफ्रेश करके आधा घंटा 40 मिनट लगा के लिखा है। जल्दी में ग्रामेटिकल एरर्स 100% पॉसिबल हैं, स्पेलिंग्स एरर्स लाजमी हैं, हो जाती हैं अगर आप सही भी लिख रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है आप वो सोच के कर रहे हो। सम टाइम स्पेलिंग इशू हो जाता है, तो उसको प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ऑन साइट करते वक्त आपने जब कंटेंट पब्लिश करना है तो उसमें प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है।
ये है कंटेंट के रिलेटेड, प्रूफ रीड कर लें। और इसके बाद एक आखिरी पॉइंट है रिव्यू योर ऑन साइट वर्क। दोबारा सारी चीज़ें देख लें कि मैंने इसकी इंडेक्सिंग ऑन कर दी है, मैंने इसमें मेटा टाइटल ऐड कर दिया है, मैंने इसमें फ़ोटो ऑप्टिमाइज़ कर दी। जब आप ऊपर वाले सारे पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए हैं, आपको मेमोराइज़ हो गए ना, तो ये ऑटोमेटिक आप चीज़ें खुद ही देख लिया करोगे। ऐसे एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो जो भी वेबसाइट उनके सामने रखोगे ना, वो सबसे पहले उसकी नेगेटिव चीज़ बताएंगे आपको, यार इसमें ये चीज़ नहीं है। ये कैसा है? क्योंकि उनका एक तो एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, मैनुअली खुद ऐड कर चुके होते हैं। कुछ चीज़ें वो HTML कंट्रोल यू करके देख लेंगे, कुछ चीज़ें वो इंस्पेक्ट करके देख लेंगे, कुछ वैसे ही पेज ओपन करते हैं चीज़ नज़र आ जाती हैं। तो ये होता है, टाइम के साथ साथ होता है, आपका एक्सपीरियंस होता रहता है। अब आप फॉर एग्जांपल कुछ न्यूबीज़ हैं जिन्होंने ये 30 पॉइंट्स लिखे हैं, वो हर पॉइंट को टैली करेंगे शुरू में। अच्छा हाँ, ये कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, इस पेज में लग रहा है कि कीवर्ड रिसर्च की हुई है और प्राइमरी कीवर्ड भी लगा हुआ है, हाँ फ़ोटो भी ऐड किया हुआ है। अच्छा ये 11 पॉइंट ऐड रेलिवेंट कीवर्ड, हाँ कंटेंट में रेलिवेंट भी है। स्टार्ट में ये होता है, आप खुद टैली करते हो 1 बाय 1 चीज़ों को, फिर आहिस्ता 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 आपके अंदर चीज़ डेवलप हो जाती है। आपको ऑटोमेटिकली आप उसमें जो चीज़ कमी होती है वही आपको फ़ौरन पता लगता है ये चीज़ कम है। विद इन 30 सेकंड पेज देख के पता लग जाता है कि इस पेज में क्या कमी है। तो ये था ऑन पेज, कोई भी पेज क्रिएट करते वक्त उसको पब्लिश करने से पहले जो भी चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। पब्लिश करने के बाद भी चीज़ें हैं, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं थोड़े से, वो मैं नेक्स्ट अपना लैपटॉप अटैच करके मैनुअली चीज़ें आपको करके बताऊंगा। और उसका जो WP एक्सेस हमारी वेबसाइट का जो लगा हुआ है, उसका बैकएंड डैशबोर्ड जो है वो भी दिखाऊंगा किस तरह नज़र आता है आपको। आल टेक्स्ट जिस तरह आपने कहा क्या होता है, वो कहाँ पे आप देख सकते हैं आल टेक्स्ट ऐड हुआ है या नहीं हुआ, और किस तरह ऐड करेंगे तो कितनी देर बाद आपके पेज पे या HTML में शो होगा, वो भी हम सारा देखेंगे। ये थी वो सारी चीज़ें जो आप कंटेंट पब्लिश करने से पहले आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। आर्टिकल लिखने से पहले कीवर्ड सर्च, आर्टिकल लिखने के दौरान जो चीज़ें आपने देखनी हैं, फिर आर्टिकल पब्लिश करते वक्त आपने जो चीज़ें देखनी है, प्रूफ रीड करना है। जब आपका उसको पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपने कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें देखनी हैं, कौन से एस्पेक्ट्स देखने हैं, वो टेक्निकल चीज़ों में आ जाती है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।